एवरीवन, बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, जो कि आपका चैप्टर है 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो आज है हाइब्रिड सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसको आप ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोलते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। और अब हम देख लेते हैं इसके सब पार्ट्स क्या क्या है। तो इसके सब पार्ट्स है वाइडर बैंड्स, क्रोलिंग पैग, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में आप पढ़ चुके हो बेसिकली। अब पहला है वाइडर बैंड्स। वाइडर बैंड्स का मतलब जिसमें एडजस्टमेंट क्या है, वाइडर लेवल पर हो सकती है, यानी कि ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हो सकती है। क्रोलिंग, क्रोल का मतलब होता है रेंगना, यानी कि बहुत लिमिटेड, बहुत कम एडजस्टमेंट अलाउड है। उसके बाद है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग की कोई लिमिट नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। वाइडर बैंड्स में एडजस्टमेंट है वो वाइडर लेवल पर ही अलाउड है। तो बेसिकली इसमें 10% की एडजस्टमेंट अलाउड है अलग अलग दो करेंसीज के बीच में। या तो 10% आप प्लस कर सकते हैं, 10% माइनस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो आपका एक $US है वो 50 रुपये के बराबर है। तो अब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को बढ़ाना चाहती है, यानी कि डॉलर की कीमत को बढ़ाना चाहती है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डाउन करना चाहती है। अब पहले था $1 50 रुपये के बराबर, अब 10% प्लस कर दिया, तो 50 का 10% निकालेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। तो अब आ जाएगा $1 की कीमत 55 रुपये, यानी कि यहाँ पर 10% प्लस कर दिया। अब यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं दूसरे केस में। $1 50 का, अब 50 का 10% निकाला 5 रुपये, 50 में से 5 गया 45, यानी कि $1 के लिए अब आपको 45 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर 10% माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये मेंबर कंट्री के लिए अलाउड होता है जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट कर सकता है। अब एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है भाई, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे, और इंपोर्ट कर रहा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, वही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। हर एक देश का ऐसे ही होता है। अब इसमें तीनों तरह की कंडीशन हो सकती है। इसका बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। जब आपका एक्सपोर्ट का अमाउंट इंपोर्ट के अमाउंट से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव, जब एक्सपोर्ट का अमाउंट इंपोर्ट के अमाउंट से कम हो तो नेगेटिव बैलेंस, और जब दोनों बराबर हो तो वो ज़ीरो। अब सेकंड है क्रोलिंग पैग। क्रोल का मतलब यहाँ पर रेंगना। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी एडजस्टमेंट है, लेकिन रेगुलर होती है अलग अलग करेंसीज के बीच में, और जनरली यहाँ पर 1% के एडजस्टमेंट है वो अलाउड है। 1% प्लस भी कर सकते हैं, 1% माइनस भी। वो आपने एग्जांपल देख लिया, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कंट्री एडजस्ट कर रही है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का कितना स्टॉक है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है मैनेज्ड फ्लोटिंग या डायरेक्ट फ्लोटिंग। हालांकि इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें कुछ सर्टेन रूल्स और एक्ट्स हैं जिसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। नाउ द EER, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये बेसिकली क्या है, ये एक रेशो है, या एक करेंसी की स्ट्रेंथ को मेज़र करने का तरीका है कि दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अलग अलग करेंसीज के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। बेसिकली इंटरनेशनल मनी मार्केट में ये कंपैरिजन किया जाता है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले एप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है सेम टाइम पर। जैसे कि अब एग्जांपल दिया है, एक जगह हम कंपैरिजन कर रहे हैं $US के साथ रुपीज़ का, और एक जगह एक नेपाली रुपए के साथ अपने रुपीज़ का, यानी कि इंडियन रुपी का। अब पहले क्या है बेसिकली, जैसे मान लो $1
60 रुपये के बराबर था, लेकिन अब कीमत हो गई एक $1 की 70 रुपये। तो यहाँ पर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, एक नेपाली रुपी 1 रुपये के बराबर मान के चल रहे हैं। हालांकि होता नहीं है, आमतौर पर इंडियन का 1 रुपी नेपाल में 1 रुपये 60 पैसे में चलता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 1 नेपाली रुपी है तो वहाँ पर अब आपको सिर्फ 50 पैसे इंडियन रुपी के देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो जाएगी। अब इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट के 2 फॉर्म्स है, नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में आप क्या करते हो, करंट रेट को लेके चलते हो, और बेसिकली क्या है, जो प्राइस लेवल चेंजेस है उनको आप इग्नोर करते थे, उनको कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन रियल में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, प्राइस लेवल चेंजेस की मेन बात है, उसके हिसाब से देखते हैं अलग अलग दोनों फॉर्म्स को। तो इसको नीर भी बोलते हैं शॉर्ट में, नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट वो है बेसिकली जहाँ पर आप परचेजिंग पावर तो कंपेयर करते हो दूसरी करेंसीज के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब एग्जांपल ले रखा है, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी अगर बढ़ रही है तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे अगर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो आप विदेशों में ज़्यादा जाके खरीद सकते हो, और अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ये रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर किया जाता है, कंपैरिजन वही है और एग्जांपल भी वही है। भाई अगर आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और वैल्यू घटती है तो परचेजिंग पावर घट जाती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नॉमिनल में प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। फिर अब परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी। परचेजिंग पावर आपको पता है, खरीदना एक करेंसी, भाई आप 1 रुपये से इंडिया में कितना खरीद सकते हो, 1 रुपये से नेपाल में कितना खरीद सकते हो, 1 रुपये से अमेरिका में कितना खरीद सकते हो, यह आपकी परचेजिंग पावर है। पैरिटी का मतलब समानता, मतलब अलग अलग जगह आपकी जो करेंसी है सेम टाइम पर कितना खरीदा जा सकता है। ये बेसिकली क्या है, एक रेशो है अलग अलग करेंसीज के बीच, आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, कि अलग अलग देशों में आप कितना खरीद सकते हो। तो यहाँ पर आर क्या है, PA डिवाइडेड बाई PB। यहाँ पर हम प्राइस लेवल जो अलग अलग देशों का कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, एक्सचेंज रेट, और PA क्या है, कंट्री A में प्राइस लेवल कितना है, और PB क्या है, कंट्री B में प्राइस लेवल कितना है। तो बेसिकली ये क्या है, अलग अलग देशों में महंगाई है, प्राइस लेवल है, वो अलग अलग होता है। उसी के बेस पर ये कंपैरिजन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में आपकी करेंसी से कितना सामान खरीदा जा सकता है, आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी। एब्सोल्यूट में क्या है, ये इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ क्या है, परचेजिंग पावर देखता है भाई कितना खरीद सकते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देता है। लेकिन रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या है, दोनों कंट्रीज़ के इन्फ्लेशन के डिफरेंस को कंसिडर किया जाता है, किस देश में महंगाई ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है, उसके बेस पर ये परचेजिंग पावर का पता लगाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।